हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंगारिस आप सभी का मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया स्टेप लेकर लेने जा रहे हैं और जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में। हालांकि ये सारे क्लास 12 की बात है और क्लास 12 में एनसीईआरटी बुक्स में जो आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन सारे कीवर्ड्स को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 से भी ज़्यादा आपके कीवर्ड्स दिख रहे हैं और ये सारे के सारे चीज़ हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कीवर्ड्स में से अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा है, तो वो आज आपके क्लास में सॉल्व होने वाले हैं। अगर मेरी बातें, अगर ये कंसेप्ट, अगर ये तरीका आपको पसंद है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन हर बच्चों को जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे लोगों को मदद मिल सके। ये एक नया स्टेप है जहां पे हम लोग कीवर्ड्स पे बात करेंगे, हर चैप्टर्स के कीवर्ड्स की बात करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज का जो सेशन है हमारे पास क्लास 12 के पहला चैप्टर बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से है। सो देर किस बात की शुरुआत करते हैं आगाज़। हमें जो पढ़ना है आज दोस्त, सबसे पहले चीज़ बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहला कीवर्ड आता है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है ये समझने की बात है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है आपका एक, आपके जन्म से लेकर के आपके नेचुरल डेथ, यानी आप कब जन्म लिए और आपकी नेचुरल डेथ कब हुए। कोई इंसिडेंट से नहीं, कोई घटना से नहीं, कोई दुर्घटना से नहीं। एक नेचुरल डेथ जो होती है उन दोनों के बीच का जो समय होता है, अंतराल होता है, वही होता है हमारे पास लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन अवधि। नहीं, एक इंसान जितने दिन तक जीता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, उसको बोलते हैं उसका लाइफ स्पैन। इंसानों की जो नेचुरल लाइफ स्पैन होती है आपका WHO की तरफ से माने तो 60 से 65 साल होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। तो किस ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है इसका मैं लिंक आपके आई बटन में दे दूंगा, ये वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप चेकअप कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सर, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने तरह की ही ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ताकि उसके रेस, उसकी जाति, उसका वंश आगे तक चलता रहे। इसी रिप्रोडक्शन की वजह से हम लोग आपके सामने समक्ष हुए हैं, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं पूर्वजों के बीच में, पूर्वजों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हुई होगी, जिसकी वजह से हम लोग आज धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। तीसरी चीज हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बात करते हैं सरकार, तो रिप्रोडक्शन आपके दो तरह के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें हो और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने और समझाने की बात होती है, यहाँ पे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से, और जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें तो दोनों तरह से एक ही तरह का होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बेबी को वो एक दूसरे का क्लोन कहा जाता है, और क्लोन का मतलब होता है एक दूसरे की तरह हूबहू दिखना। बात करते हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन का एक मात्र जरिया होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एकमात्र जरिया है जहाँ पे वो डिवाइड कर सकता है, जहाँ वो पे रिप्रोडक्शन कर सकता है एसेक्सुअली, वो होता है हमारे पास सेल डिवीज़न। यानी कि सेल डिवीज़न के माध्यम से ही वो आपका क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव। हमारे पास बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही बात कर लेते हैं हमारे पास बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है सर? फिशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी, एक मल्टीपल। तो यहाँ पे बाइनरी फिशन एक ऐसा फिशन है जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म दो टुकड़ों में बंटता है और दोनों टुकड़ों रैपिडली ग्रो करके आपका क्या हो जाता है, दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे पास, इसमें एग्जांपल देखने को मिल जाता है आपका एमीबा में।
ये हमारे पास अमीबा है, ये आपका डिवाइड करता है। तो डिवाइड जब करता है तो हमारे पास ये बीच में से टूट जाता है और दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये आपका धीरे 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 डिवाइड आपका ग्रो करके दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, दो डॉटर्ड सेल्स। तो ये हमारे पास बाइनरी फिशन है। मल्टीपल फिशन में एक सेल जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है, एक साथ रिप्रोड्यूस करता है। जूस्पोर सरकार क्या होता है? जूस्पोर्स की बात करते हैं, कॉनिडिया की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं और जेम्यूल्स की बात करते हैं। ये सारे के सारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोड्यूस करता है। सारे के सारे ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके। जूस्पोर्स आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे सरकार? आपके फंगी में। फंगी में आप देखेंगे कुछ ऐसे फ्लैजिला बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से वो मूव करता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखा होगा नहीं जूस्पोर में? तो ये आपका क्या है? एक मोटाइल आपका स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन करने में मदद करता है। क्या करता है? लोकोमोशन करने में मदद करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला और इस स्पोर्स को बोलते हैं हम लोग के क्या? जूस्पोर्स। कॉनिडिया की बात करते हैं तो कॉनिडिया हम लोग को देखने को मिल जाता है पेनिसिलियम में, और पेनिसिलियम में ये जो होता है कॉनिडिया, इसके माध्यम से आप देखेंगे ये आपके एनसीईआरटी बुक में देखिएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखाया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक्स में। आपका पेज नंबर शायद 1, 2 या 3 होगा। तो वहां पे दिखाया गया है कि आपका कॉनिडिया का ये आपका नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। याद रखिए जूस्पोर्स आपका नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास जूस्पोर मोटाइल स्ट्रक्चर और ये क्या बोलते हैं कॉनिडिया आपका नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। बर्ड्स की बात करते हैं सर। बर्ड्स के बारे में आप तो अच्छे से तरीके से जानते हैं। बर्ड्स हमारे पास देखने को मिल जाता है कहाँ पे? आपके हाइड्रा में। हाइड्रा में ये एक आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ कहने का मतलब शरीर पे उगा हुआ एक छोटा सा भाग कोई भी। और वो कैसे होता है? आपका जहाँ पे सेल सपोज कीजिए रप्चर कर गया, ठीक है, हमारे पास हाइड्रा की बात कर देते हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास सेल रप्चर हो गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे रप्चर होता है भाई मेरे, वहाँ पे सेल तेजी से डिवाइड करता है। जब सेल तेजी से डिवाइड करता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन फास्ट होता है। सेल डिवीजन के फास्ट होने के रिजल्ट में आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? बर्ड्स। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बर्ड्स। और यही बर्ड्स आपका आगे जा करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यही से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ होता है बर्ड्स, और बर्ड्स हमारे पास देखने को मिल जाता है किसमें? हाइड्रा में। ठीक है, तो हाइड्रा में बर्ड्स आपको क्या चीज़ें हो, ये चीज़ें पता चल गया। आपका जूस्पोर्स क्या है पता चल गया। आपका जेम्यूल ये क्या बोलते हैं कॉनिडिया क्या है पता चल गया। बाइनरी फिशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं। अब बात आती है जेम्यूल्स की। नहीं, अब जेम्यूल्स की बात आती है तो जेम्यूल्स को क्या है सरकार, ये चीज़ समझने की बात करते हैं। ये हमारे पास इंटरनल बर्ड्स, इसको इंटरनल बर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल बर्ड्स। और ये कुछ खास ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस में ये देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? स्पॉन्जेस में ये देखने को मिल जाता है। और स्पॉन्जेस में जब देखने को मिलता है सरकार, तो समझने और समझाने की बात ये है कि यहाँ पे ये जो आपका तेज़ी से रिप्रोड्यूस करके, तेज़ी से आपका ग्रो करके, ये अंदर ही स्पॉन्ज जो है ना आपका इंटरनल बर्ड्स, जो तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, अपने संख्या को बढ़ाता है, बढ़ा कर जैसे एक कंडीशन आ जाता है फेवरेबल, वो आपके बॉडी से बाहर आ जाता है और एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपका जेम्यूल्स याद रखिएगा स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, इंटरनल बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, भाई मेरे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट्स के कटे हुए हिस्से से, यानी कि रूट्स को छोड़ करके अगर दूसरे ही प्लांट के दूसरे हिस्से से अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। है कि नहीं है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बात करते हैं, कटिंग से हो जाए, लेयरिंग से, ये सारे चीज़ आपने पढ़ा है। अलग अलग प्लांट्स में आपका देखने को मिलेगा रनर, राइजोम, शक्कर, ये सारे चीज़ें। जिंजर में हम लोगों ने देखा है ये चीज़ें अलग तरीके से होता है। आपका स्ट्रॉबेरी में अलग तरीके से होता है। आपका अदरक, ये सारी चीज़ बात कर लेते हैं। इसमें सारे चीज़ में अलग अलग तरीके से, एगेव में अलग तरीके से होता है। ये अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है और उस स्ट्रक्चर्स के थ्रू नए नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करता है, अपने ही प्रजाति का करेगा। भाई ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा प्रोपेगेशन है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें रूट्स के अलावा प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फैसिलिटेट होती है। बात करते हैं जुवेनाइल फेज। भाई मेरे, जब आपका
जब आप जन्म लिए उसके बाद क्या होता है, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आप रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आप बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे आपको किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। 3 स्टेज हमारे पास लाइफ में आता है। एक हमारे पास जुवेनाइल फेज़, एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज़ और एक हमारे पास सेनेसेंट फेज़। तो जुवेनाइल फेज़ आपके ग्रोइंग फेज़ को बोलते हैं जुवेनाइल फेज़, यानी कि जिस समय आप ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि प्रायर टू रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ से पहले वाला जो स्टेज होता है जहाँ पे अपने बॉडी को डेवलप हो रहा है, आपका बॉडी डेवलप हो रहा है ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर कर सके। तो इंटर करने से पहले, रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर करने से पहले वाला जो फेज़ होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। इसी जुवेनाइल फेज़ को प्लांट्स के टर्म्स में बात करते हैं तो इसको हम लोग आपका वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन करने से पहले वाला फेज़ हमारे पास प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज़ और एनिमल्स में हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज़। बात करें दो पॉइंट्स हमने और लिया था। रिप्रोडक्टिव फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को इतना एबल बना लेता है, इतना प्रिपेयर्ड कर लेता है, जिसके बाद आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकता है। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज़, उस फेज़ को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़। और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है, क्योंकि हाय भाई मेरे पूरे साल तो आपका पूरे जीवन में तो पूरा रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता है। एक सर्टेन लिमिट टाइम तक आपका रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद सारी चीज़ खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लूज कर देता है द प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस, इसको बोलते हैं हम लोग आपका सेनेसेंट फेज, यानी कि बुढ़ापे की स्थिति, वृद्धावस्था। सेनेसेंट फेज वो भाई, यहाँ पे वर्ड आया है इस्ट्रस साइकिल और एक वर्ड आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका दोनों का दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इसको कहा जाता है। क्या होता है कि नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में, हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं और आपके दूसरे जानवर बात करते हैं, आपका नॉन प्राइमेट्स जैसे मवेशी हो गया या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गया, तो वो आपका नॉन प्राइमेट्स में आता है। क्या होता है इस्ट्रस साइकिल और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान से सुनिएगा। इस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इसमें आपका ब्लीडिंग वाला फेज जैसे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलता है, ह्यूमंस में बात करते हैं तो एक डिफरेंट इंटरवल पे आपका ब्लीडिंग का फेज आता है जिसमें रेड फ्लूइड निकलता है बॉडी से बाहर 28 डेज के साइकिल पे। ये चीज़ें होता है ऑर्गेनिज्म जब ट्रेंड आपका प्यूबर्टी को रीच कर देता है। प्यूबर्टी के बाद आपका धीरे धीरे वो एट ए टाइम आपका सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका वो मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक इंटरवल पे होता है। यही चीज़ें अगर एनिमल्स से बात करें तो एनिमल्स में तब तक ये फ्लो नहीं होता है जब तक कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ नहीं आती है, रिप्रोडक्टिव होता नहीं। यानी कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले उसमें पता नहीं चलता है कि उसमें कोई साइकिल भी चलता है। लेकिन हमारे ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में आपका एक इंटरवल पे, फीमेल्स में बात करें तो ये इंटरवल पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपका डिफरेंस है आपका इस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन से बात करें, मंकी में बात करें, एप्स में बात करें या फिर जिसमें भी बात ये मैमल्स में बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ह्यूमंस, एप्स, मंकी, ये सारी चीज़ में हमारे पास देखने को मिल जाता है कौन सा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लेकिन वही चीज़ बात कर लेते हैं हमारे पास आपके काउज में, बुफैलोज में, ये सारे चीज़ों में, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है नॉन प्राइमेट्स में, तो यहाँ पे देखने को मिलता है इस्ट्रस साइकिल। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इसके बाद बात करते हैं सरकार फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, एक फर्टिलाइजेशन आता है, एक और आपके पास देखने को मिलेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगैमी वर्ड आएगा, नहीं है कोई बात नहीं। फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी में हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है भाई, मेरे ध्यान से सुनो। सिंगैमी का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। इन जनरली आपको इसी चीज़ को कहा जाता है आपको सिंगैमी, यानी कि मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो इसको बोलते हैं आपका सिंगैमी। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, the process of fusion of male gamete with female gamete, ध्यान से सुनिएगा, the process of fusion of male gamete with female gamete to form a specialized structure called zygote, it is called आपका fertilization। यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, खास तरह के संरचना, खास तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो होता है सर डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड कहने का मतलब उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, अगर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिप्लॉइड। यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, और वही 23 सिर्फ आ जाएगा, 46 का हाफ आ जाएगा तो उसको बोलते हैं आपका हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हाफ, डिप्लॉइड, डबल। क्लियर? यानी कि हमारे पास
एक नया संरचना का फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसका सिंगल सेल्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ये फर्टिलाइजेशन। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे होते ही ये समझने की बात है। क्या होता है ना भाई मेरे कि यहाँ पे चीज़ें देखने को ये मिल जाती है कि कहीं ना कहीं आपको लिखा रहता है कि आपका एनसीईआरटी के बुक्स में भी कहीं लिखा हुआ है, 3rd चैप्टर में लिखा हुआ है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बस वो इसको शॉर्टकट में लिखा गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंगैमेट जनरली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये उस टर्म्स में उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है जहाँ पर 3rd चैप्टर में वही से बात ही कर रहा है सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ पे ये लिखने की जरूरत है ही नहीं कि आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें के बात करनी ही है, तो उसमें क्यों बात करें, राइट। ये चीज़ें याद रखेंगे। फर्टिलाइजेशन सरकार आपका 2 तरह का होता है, एक बॉडी के बाहर भी और एक बॉडी के अंदर भी। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब भी होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। हमारे पास 2 जाइगोट होता है, दो गैमेट्स होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, राइट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात कर लेते हैं। तो मेल गैमेट को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एंथेरोजॉइड्स या फिर हमारे पास बात करते हैं स्पर्म। एंथेरोजॉइड्स जनरली प्लांट में जो मेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं, और स्पर्म जो होता है एनिमल्स में बात करते हैं, एनिमल्स में, राइट। एंथेरोजॉइड्स और स्पर्म जो है आपका मेल गैमेट है, ये आपका मेल गैमेट है। और हमारे पास बात करते हैं एग और ओवम, इसको बोलते हैं आपका फीमेल गैमेट। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मेल गैमेट है ये आपका मोटाइल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन आपका फीमेल गैमेट जैसे को बोलते हैं हम लोग आपका ओवम या फिर एग के नाम से जानते हैं, ये आपका मोटाइल नहीं होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसके पास ये स्टेशनरी होता है। तो भाई मेरे, जिसको आप जरा सोचो कि ये वाला मूव कर सकता है लेकिन ये वाला मूव नहीं कर सकता है, तो कौन किसके पास जाएगा? ये तो इसके पास आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास आपका मोटिलिटी की प्रॉपर्टी है नहीं, और ये हमारे फीमेल्स बॉडी में है और ये हमारे मेल्स बॉडी में है। तो ये इसके पास मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी है, तो यही जाके इसके पास आपका फर्टिलाइजेशन करेगा नहीं, यही जाके इसके पास फर्टिलाइजेशन करेगा। तो कहाँ जाएगा भाई? फीमेल्स बॉडी में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फीमेल्स बॉडी में हुआ। तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? फीमेल्स बॉडी के इनसाइड में हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आपका एक डिफिनिट मीडियम में होता है, एक सराउंडिंग मीडियम में होता है, जहाँ पे जैसे बात करते हैं वाटर हो सकता है वहाँ पे मीडियम, आपका सराउंडिंग स्पेस हो सकता है एक्सटर्नल मीडियम। जनरली आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका वाटर ही मीडियम हो जाता है। जैसे कि बात करते हैं हम लोग स्नेक के बारे में बात कर ले, या फिर बात कर ले हमारे पास ये एम्फीबियंस की बात कर ले, रेप्टाइल्स की बात कर ले, ये सारे चीज़ों में हम लोग, फिशेस की बात कर ले, ये सारे चीज़ों में हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर को मीडियम रखा जाता है और उसी में जाकर दोनों के दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिलीज होते हैं, और अगर फ्यूज कर जाते हैं दोनों साथ एक साथ एक डिफिनिट टाइम में तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ताकि वो चीज़ जाके फ्यूज कर सके। इसमें लॉसेज ज़्यादा होता है, इसमें लॉसेज नहीं होता है। इसमें हो भी सकता है फर्टिलाइजेशन, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर मिलेगा तब ना होगा भाई। लेकिन यहाँ पे मिलने की एसिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के द्वारा वो चीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब भाई मेरे, फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होता है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट होती हैं उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी कि जैसे बात करते हैं हमारे पास 2 इवेंट्स होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। नहीं, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गैमेट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट जब फॉर्म हो गया भाई मेरे, तो गैमेट जब फॉर्म हो गया तो उसको आपको जाना भी तो ट्रांसफर तो होना होगा। ये यहाँ पे जाएगा तब तो भाई, ये यहाँ पे जाएगा तब तो मेल बॉडी वाला जो गैमेट है फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, तब तो इंट्रोड्यूस होगा, तब तो जाके वो चीज़ होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? गैमेट का ट्रांसफर होना। तो गैमेट का ट्रांसफर होना, ये दोनों का दोनों क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है आपका गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों का दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आता है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाली क्या क्या चीज़ें होती है उसकी बात करते हैं, राइट। यानी कि जो घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद होती है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।
और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ होता है, एक हमारे पास देखने को मिलता है होमोगैमेट और एक आपका हेट्रोगैमेट। कुछ ऐसे संरचनाएं हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास दो गैमेट्स आपका सिमिलर हो जाता है, एक मॉर्फोलॉजिकली आपका एकदम हूबहू एक तरह से होता है। तो ऐसे गैमेट जहाँ पे दोनों के दोनों सिमिलर गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट्स में भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चल रहा है, तो वैसे गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोगैमेट, या होमोगैमेट का दूसरा नाम से जानते हैं आइसोगैमेट्स। यानी कि आपको क्या बोल सकते हैं, कौन से गैमेट को, मेल गैमेट, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है उसको बोलते हैं वैसे गैमेट्स को। यानी कि जो मुश्किल हो जाता है इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों हूबहू सिमिलर हैं, इसीलिए तो यहाँ पे बोलते हैं होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट। समझ में आई बात? बहुत सारी चीज़ें इधर से भी डिस्कस कर रहा हूँ, इधर से भी डिस्कस कर रहा हूँ। कोशिश यही है कि आपका कम टाइम में सारी चीज़ें डिस्कस हो सके। एक चीज़ और कि अगर आपको वो चीज़ें स्पीड लगे तो थोड़ा सा आप यूट्यूब के द्वारा एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड को कम करके चीज़ें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेट्रोगैमेट, जहाँ पे हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, हेट्रोगैमेट। यानी कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रोगैमेट। क्लियर भाई? हेट्रोगैमेट क्या है चीज़ें, ये चीज़ क्लियर है, जहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे। अच्छा, पहचानने और ना पहचानने की बात तभी करेंगे ना जब दोनों के दोनों अलग होगा। नहीं, दोनों के दोनों अलग, जैसे समझ गए हमारे पास ये गैमेट है और ये गैमेट है, दोनों को एक दूसरे से आइडेंटिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेट या फिर आइसोगैमेट। यहाँ पे मेल फीमेल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का दोनों सिमिलर है, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर दूसरे तरीके से आपको देखने को मिल जाए, दूसरे तरीके से देखने को मिल जाए आपको, तो ये चीज़ को बात करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करते हैं, आपको होमोगैमेट में मेल और फीमेल की बात नहीं करते हैं। सर यहाँ पे आया है होमोथैलिक और मोनोइसियस, होमोथैलिक और मोनोइसियस। ऐसा क्या लगता है आपको, होमोथैलिक और मोनोइसियस का मतलब क्या हो सकता है, आप जरा गेस कीजिए। एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने के लिए, होमोथैलिक और मोनोइसियस, इसी को ये बोला जाता है, यही चीज़ दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बोला जाता है। तो होमो का मतलब होता है क्या भाई, सेम, होमो का मतलब सेम, और थैलिक माने थैलस, यानी कि अगर एक ही थैलस पे दोनों के दोनों है, थैलस तो आपको याद आ रहा होगा ना, थैलेमस याद आ रहा हो कुछ, थैलेमस, थैलेमस प्लांट्स का वो पार्ट है जहाँ पे आपका पूरा का पूरा फ्लोरल होल्स आपका अरेंज होता है, प्लांट का वो पार्ट जहाँ से फ्लोरल होल पूरा का पूरा अरेंज होता है उसको बोलते हैं क्या, आपका थैलेमस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। तो यहाँ पे अगर एक ही थैलेमस पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो उस कंडीशंस को यानी बाइसेक्सुअल कंडीशंस को प्लांट्स और फंगी में आपको इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए दो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, क्या, मोनोइसियस या फिर होमोथैलिक। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस, दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है प्लांट्स और फंगी जैसे मेंबर्स में। दूसरी चीज़ बात करते हैं हमारे पास हेट्रोथैलिक या डायोसियस, ये चीज़ें क्या भाई, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका दोनों के दोनों, अगर मान लीजिए हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अलग ये अलग बॉडी पे है और फीमेल स्ट्रक्चर आपका अलग बॉडी पे है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास मेल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और अलग वाले में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, हेट्रोथैलिक या फिर डायोसियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट हो जाता है और आपका थैलिक वो थैलेमस वर्ड से है, यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, हेट्रोथैलिक और डायोसियस। ठीक है भाई, चलिए बहुत बेहतर। अब सरकार, अब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उसमें आपका हो सकता है कि सिर्फ स्टामेन हो सकता है और आपका पिस्टिल भी हो सकता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टामेन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टामेन है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टामिनेट, उसको क्या बोलते हैं, स्टामिनेट। और जिसमें सिर्फ कार्पेल या फिर पिस्टिल है उसको हम लोग बोलते हैं आपका पिस्टिलेट। यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग ओनली आपका स्टामेन इज कॉल्ड आपका स्टामिनेट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग ओनली पिस्टिल इज कॉल्ड पिस्टिलेट। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ रहे हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब समझ रहे हैं। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब जिसमें जिस ऐसे संरचना, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों एक साथ कभी नहीं हो, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो, तो ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें, जिस स्ट्रक्चर में हमारे पास, जहाँ पे दोनों के दोनों मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों के दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, इसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे क्या, बाइसेक्सुअल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल।
और बाइसेक्सुअल को दूसरे नाम से जानते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। मियोसाइट्स का मतलब क्या होता है? सरकार अब जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे मियोसाइट्स का मतलब आपको पता चल जाएगा। मियोसाइट्स का मतलब होता है गैमेट मदर सेल, यानी कि वो जहाँ से आपका पॉलन ग्रेन्स आपका क्या होता है? अराइज होता है। जहाँ से पॉलन ग्रेन्स अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका मियोसाइट्स, यानी कि मदर सेल, गैमेट मदर सेल, यानी गैमेट की मास इसको कह सकते हैं। वहीं से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है। तो वो चीज़ें आपका होता है मियोसाइट्स, जहाँ से गैमेट प्रोड्यूस करता है, जहाँ से गैमेट से राइज होता है, उस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? मियोसाइट्स। साइट माने सेल होता है, आपको पता है ये चीज़ें। पॉलिनेशन भाई मेरे क्या होता है? पॉलिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। अब तो छोटा सा है। एक चीज़ याद रखिएगा, सारी चीज़ों को आप तब देखिएगा जब चीज़ों को चैप्टर को पढ़ लिया है, या फिर आप कभी भी दे सकते हैं, समझ में आ जाएगी। मैं ये इतनी एश्योरिटी तो दे सकता हूँ कि इतना टफ लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको तकलीफ हो। पॉलिनेशन हर सरकार क्या है? फ्लावर्स में अगर बात करते हैं, ये चीज़ें फ्लावर से रिलेटेड है, तो फ्लावर्स में क्या बोलते हैं आपका कि क्या होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन एक अलग बॉडी पे हुआ, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एक अलग बॉडी पे हुआ। स्टामेन की बात कर लेते हैं, आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और आपके पिस्टिल की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल, तो वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। नहीं, एंथर में हमारे पास क्या? स्टामेन का हिस्सा एक एंथर आपका तीन पार्ट्स में, आपका फिलामेंट, कनेक्टिव और आपका एंथर। और एंथर में हमारे पास प्रोडक्शन होता है किसका? आपका मेल गैमेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। आपका ये लाइट येलो इस कलर का होता है, जो चीज़ें है ना, चिपचिपा होता है। तो ये इसका प्रोडक्शन, इसमें हमारे पास मेल गैमेट होता है, जिसको हम लोगों ने एक और नाम बोला था, क्या? एंथरोजोइड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इसका प्रोडक्शन जो हुआ है आपका एंथर में हुआ है। तो एंथर में प्रोडक्शन हुआ है, और आपका पॉलन ग्रेन्स मान लीजिए हमारे पास कार्पेल यहाँ पे है। तो जब तक आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पॉलन ग्रेन्स, जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के कार्पेल वाले हिस्से के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा पे जब तक नहीं जाएगा तब तक पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड आपका पॉलिनेशन। यानी कि यहाँ से आपका मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के स्टिग्मा पे जाना के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन, यानी कि परागण। ठीक है। अब सिंगामी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया पहले से, आपको यही पे जहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया था। जाइगोट क्या बोलता है भाई? जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जो आपका डिप्लॉयड होता है। जाइगोट, जिसको बोलते हैं जाइगोट, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन को, गैमेट आपको पता है गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब दूसरे में आपका मेल गैमेट हो और फीमेल गैमेट, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों जाके मिलता है एक साथ। जब दोनों जाके मिलता है तो इस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि 2n। तो उसको बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या? जाइगोट। और इसी जाइगोट, अगर ये जाइगोट को गायब कर दिया जाए ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे इवेंट्स आपके खत्म हो जाएंगे पूरे तरीके से। नहीं, यानी कि यही चीज़ें होता है, जब तक इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक आगे के प्रोसेसेस होगा ही नहीं। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है सरकार? ये इसकी बात करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है इसकी बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। क्या होता है ना कि किसी ऑर्गेनिज्म में ये आपका फ्यूजन होने के बाद भी आपका जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। नहीं, आपके बुक्स में यही सारी चीज़ें दिए हुए हैं। डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो करके भी उसका आपका डेवलपमेंट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं। कोई भी अगर आपके सवाल आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस को समझाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि एम्ब्रियो होता क्या है। एम्ब्रियो क्या होता है? अर्ली स्टेज जहाँ पे हमारे पास जाइगोट जो है भाई, जाइगोट डिवाइड करता है, रैपिडली डिवाइड करता है। रैपिडली डिवाइड कर करके आपका टू सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एक सेल्ड आपका जाइगोट है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फिर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर आपका फिर डिवाइड करेगा तो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। 4 सेल्ड स्ट्रक्चर डिवाइड करेगा तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर आपका 16 सेल्ड से आपका 32 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ जो होता है ना आपका, जो डिवीजन करके आपका जो चीज़ बन रहा है,
उसको हम लोग बोलते हैं आपका एम्ब्रियो। यानी कि जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट, द डिवीजन ऑफ जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि ये जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक जाइगोट का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही बोलते हैं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही बोलते हैं आपका क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो के बारे में एक शॉर्ट टर्म में आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसा स्टेज है जिसमें बेबी के कोई भी बॉडी पार्ट्स आपका आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलुलर स्ट्रक्चर में रहते हैं। ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन, भाई मेरे सेल डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए एकदम ये आसान सी एग्जांपल लूंगा। क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, सेल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए बहुत ही आसान टर्म्स है हमारे पास। एक छोटा सा बच्चा को आपने देखा है, एक छोटे से बच्चे को आपने देखा है, वो धीरे 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 ग्रो कर करके क्या होता है, आपका मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद एक उसका एक डिफिनिट शेप और साइज मिल जाता है। नहीं, मैच्योर होने के बाद आपका एडल्ट स्टेज में जाता है, जैसे आता है उसका एक डिफिनिट शेप और साइज आ जाता है। तो इस स्टेज को जहाँ पे उसका डिफिनिट शेप और साइज मिल गए हैं, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेल आपका डिफरेंशिएट करके दूसरे सेल के स्पेशल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट कर गया है। यानी कि एक सेल के फॉर्म जब दूसरे सेल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते, डेवलप कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे दूसरा सेल का जो फॉर्म है वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, ज़्यादा आपका मॉडिफाइड है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है पहले वाले से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। नहीं, the changing of the shape and size of the cells from one form to the another form, where the second cell is more specialized than the previous one, it is said to be आपका cell differentiation। ठीक है। ओविपेरस, अंडा देने वाले, इसको बोलते हैं अंडप्रजक। ठीक है। अंडा देने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपका ओविपेरस होता है, और ओविपेरस में जनरली हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपेरस, यानी कि जो भी आपके बच्चे देने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपका एग ले नहीं करता है, एग ले करने वाले को ओविपेरस, ओ से आप जरा देखिए ना, अंडे की तरह का स्ट्रक्चर है ओविपेरस। और आपका विविपेरस जो बच्चे को देते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, सेने का, ये सेवा करने का काम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं विविपेरस। ठीक है। आपके नोटिस कीजिए, ये आपका वर्ड आया है कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल क्या है, आप जरा इस चीज़ को आप बताइएगा। कैलकेरियस सेल बहुत ही आसान चीज़ है। आपके देखे होंगे अंडे में, अंडे के ऊपर आपके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जहाँ पे, जिसके अंदर आपका जो एग होता है ना, फर्टिलाइज होता है, तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं कैलकेरियस सेल। बहुत हार्ड होता है भाई, ये अलग अलग और स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह हार्डनेस इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे बात करते हैं, आपके देखिएगा मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है ये चीज़। आपका मुर्गी में देखने को मिल जाता है, और अलग अलग संरचनाओं में देखने को मिल जाता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। ये जो आपका सेल होता है बाहर वाला ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैलकेरियस सेल। ओवरी, ये हमारे पास प्लांट का पार्ट है। प्लांट के पार्ट में अगर बात करते हैं कार्पेल या पिस्टिल की, तो वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। यानी कि हमारे पास अगर दिखाने की कोशिश किया जाए, देखिएगा, ये चीज़ बात करते हैं हमारे पास थोड़ा सा, अगर इसमें बात करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास स्टिग्मा है। ये वाला बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टाइल है। और ये वाला जो बात सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ओवल स्ट्रक्चर, यही हमारे पास होता है क्या, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही होता है हमारे पास क्या, ओवरी के अंदर ही होता है हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ओवरी के अंदर ही हमारे पास यहाँ ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपके पास एग का फॉर्मेशन हो, जहाँ पे आपके सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ओव्यूल, इसको बोलते हैं आपका ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही ओव्यूल ही आपका ये चीज़ें राइपन होकर के आपका सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ओवरी, इसको ओवरी बोलते हैं, जो चीज़ें फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ये जब ओवरी आपका राइपन करता है, ये जब ओवरी आपका राइपन हो जाता है, तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो याद रखिएगा, उसके बॉडी के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, यानी कि बात करते हैं इसके ऊपर आपका कार्पेल, पिस्टिल और जो भी चीज़ें रहती है ना, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती है, वो झड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ बच जाता है ये आपका ओवरी। यानी राइपन ओवरी को ही दूसरा नाम दिया जाता है आपका फ्रूट्स। आप फ्रूट्स का नाम दे सकते हैं। चीज़ें बात करते हैं पेरिकार्प, यानी उसके बाहर वाला कवरिंग को बोलते हैं, फ्रूट्स के बाहर वाला कवर को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। क्या बोलते हैं भाई, पेरिकार्प। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मैंने रखा, चैप्टर 1 पूरी तरीके से मैंने आपको प्रोवाइड किया, जहाँ पे हर टर्म्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया जो एनसीईआरटी ने दे रखा है चैप्टर 1 में।
अगर कोई टर्म्स आपको छूट रहा है, आपको लग रहा है कि कोई छूटा हुआ है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक छोटे से वीडियो में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। स्पीड आपकी ज़्यादा होगी, स्पीड को आप कम कर सकते हैं सरकार, वहाँ से चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हाँ, कोई भी कन्फ्यूज़न है, सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं इसके लिए। पेरिकार्प एक आउटर आपका प्रोटेक्टिव लेयर है फ्रूट्स का, और इसी को हम लोग ठीक है प्रोटेक्टिव थिक वॉल है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। जो हम लोग छीलते हैं ना आम का छिलका ऊपर वाला हिस्सा, वो आपका है पेरिकार्प। सो आज के लिए दीजिए अमित सिंह एयरस को जाए, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो से लेके आ सकूं। बहुत ही शानदार वीडियो से लेके आऊँगा फिर से अगला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। जहाँ पे कन्फ्यूज़न है वो सारे चीज़ को कमेंट कर सेक्शन में करें। बार बार मैं इंट्रोडक्शन दे नहीं सकता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आज पहला था, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे हैप्पी फॉर एवर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें और यूँ ही मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।